नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। इतिहास में हम बात कर रहे थे राजपूत काल के बारे में और राजपूत काल पर एक वीडियो पहले आप देख चुके हैं जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि वो राजपूत काल से संबंधित इंट्रोडक्शन क्लास था और उसमें हमने जाना था कि राजपूतों की उत्पत्ति के अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग विद्वानों ने कौन कौन से मत दिए हैं, राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, राजपूत शब्द कहाँ से आया। इसके साथ साथ गुर्जर प्रतिहार वंश को भी हमने पिछली क्लास में कवर कर लिया था। उससे आगे बढ़ते हुए आज इस क्लास में हम दो वंशों के बारे में बात करेंगे। एक है आपका गढ़वाल वंश जो कि कन्नौज से रिलेटेड है और दूसरा चौहान वंश। गढ़वाल वंश और चौहान वंश इन दोनों को इस क्लास में हम कंप्लीट करेंगे और हमेशा की तरह मैं आपसे कहूँगा आपका बहुत ही कम समय में लूँगा और इन दोनों वंशों को मैं बहुत ही कम समय में कंप्लीट कॉन्सेप्ट के साथ में, फैक्ट के साथ में बिल्कुल आपका कंप्लीट करा दूंगा। इसके अलावा आपको ये पार्टिकुलर चैप्टर या ये पार्टिकुलर टॉपिक कहीं से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए क्लासेस स्टार्ट करते हैं। गढ़वाल वंश के बारे में बात करते हैं। गढ़वाल वंश से पहले हमने गुर्जर प्रतिहार पढ़ा था और जैसे ही गुर्जर प्रतिहार साम्राज्य या गुर्जर प्रतिहार वंश का पतन होता है उसके बाद में कन्नौज और बनारस में एक नया वंश स्थापित होता है जिसे हम गढ़वाल वंश के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब वैसे तो ये जो एरा है इसके बारे में मैंने इंट्रोडक्शन जब इसके हम बात कर रहे थे, इसकी भूमिका पर बात कर रहे थे पिछली क्लास में, तो मैंने सारी चीज़ें आपको क्लियर कराई थी कि ये जो एरा है राजपूत काल वाला, इसको हम जनरली स्किप करते हैं, छोड़ते हैं। तो इसमें बहुत सारे शासक ऐसे भी होंगे जिनके नाम आपने आज से पहले कभी सुने नहीं होंगे और मेरी कोशिश ये है कि जैसे गढ़वाल वंश हो या राजपूत वंश का या राजपूत काल का कोई भी वंश जिसको हम पढ़ेंगे, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसके सारे शासकों का नाम, उसके सारे शासकों की जो वंशावली का क्रम है वो आपको पता हो और इसके नोट्स आपको मिल जाएं। ठीक है। याद आपको सारा नहीं करना है, कुछ पार्टिकुलर चीज़ें हैं और कुछ विशेष शासकों से ही संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी शासकों से जुड़े हुए प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन हम इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और हमेशा की तरह मैं आपको यह कहना चाहूँगा, जोर दे करके इस चीज़ को कहना चाहूँगा कि इतिहास का अध्ययन, इतिहास को पढ़ना है तो चीज़ों को लिंक करना सीखना होगा, चीज़ों को एक दूसरे के साथ जोड़ना सीखना होगा। जब तक चीज़ों को जोड़ते हुए नहीं पढ़ेंगे तब तक इतिहास समझ में नहीं आएगा। ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं गढ़वाल वंश। गढ़वाल वंश की स्थापना की थी चंद्रदेव नाम के व्यक्ति ने 1080 से लेकर के 1100 ईस्वी तक इसका जो समयकाल है वो माना जाता है। ये गढ़वाल वंश का संस्थापक था। इसके अलावा गढ़वाल वंश के जो भी अभिलेख हैं या जो गढ़वाल वंश की जानकारी हमें जहाँ से प्राप्त होती है, उसकी जो सोर्सेस हैं, उनसे यह पता चलता है कि चंद्रदेव ने परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर जैसी उपाधियां धारण की थी। इसके बाद में इसका पुत्र शासक बनता है मदनपाल। देखिए, इन शासकों को देखते चलिए, साथ साथ मैं आपको बताता चलूंगा कि ये पर्टिकुलर पॉइंट आपको याद रखना है विशेष रूप से। ठीक है। सारी चीज़ें याद नहीं करनी है, मैं दोनों चीज़ें आपकी बताता चल रहा हूँ। एक तो कंटेंट आपको पूरा मिल रहा है, कोई भी चीज़ भी इसमें से छूटेगी नहीं, ना तो आपका कॉन्सेप्ट कहीं से भी मिस होगा, ना ही आपका कोई फैक्ट कहीं से भी मिस होगा। इसके साथ साथ आपको ये गाइडेंस भी मैं देता चलूँगा कि कौन सी चीज़ आपको विशेष रूप से याद रखनी है। तो इसमें सबसे पहले तो आपको यही याद रखना है कि गढ़वाल वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रदेव ने। ठीक है। इसके बाद में मदनपाल आता है। मदनपाल का शासनकाल रहता है 1104 से 1114 ईस्वी तक। इसके समय में क्या होता है? तुर्क आक्रमण होते हैं कन्नौज पर। ठीक है। कन्नौज पर तुर्क आक्रमणकारियों के द्वारा जो है हमला बोल दिया जाता है और मदनपाल को कैप्चर कर लिया जाता है, बंदी बना लिया जाता है। मदनपाल का एक पुत्र था गोविंद चंद्र। जब मदनपाल को तुर्क आक्रमणकारियों के द्वारा बंदी बना लिया जाता है तो गोविंद चंद्र के द्वारा उसको जो है उनकी कैद से मुक्त कराया जाता है। तो जनरली हम यहाँ से समझ सकते हैं कि मदनपाल के बाद में नेक्स्ट जो शासक आता है गढ़वाल वंश का वो है गोविंद चंद्र। इसका शासनकाल 1114 से 1155 ईस्वी तक माना जाता है और गोविंद चंद्र संभवतः इस पूरे वंश का, गढ़वाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। ठीक है। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कोई था तो वो कौन था? गोविंद चंद्र। यह खुद विद्वान था, इसके साथ साथ अपनी जो राजदरबार था, अपना सभा जो थी उसकी, उसमें बहुत सारे विद्वानों को इसने संरक्षण भी दिया था। स्वयं यह विद्वान था और कई जगह पर इसके बारे में एक अन्य नाम देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं विविध विद्या विचार वाचस्पति। ठीक है। ये विद्वान था और
कई कई लेखों में, जो गढ़वाल वंश के जो लेख हैं, अभिलेख हैं, उनमें यह देखा गया है कि इसका जो नाम है वो क्या था, विविध विद्या विचार वाचस्पति, क्योंकि यह खुद एक उच्च कोटि का विद्वान था, इसने भी बहुत सारी रचनाएं करी थी। ठीक है। गोविंद चंद्र के दरबार में एक मंत्री था जिसका नाम था लक्ष्मीधर, नाम याद रखेंगे। लक्ष्मीधर जो था, लक्ष्मीधर ने एक रचना करी थी कल्पत्रु, और कहीं कहीं पर इसका नाम जो है कल्पद्रुम भी देखा जाता है, तो दोनों ही नाम आपको याद रखने हैं। कल्पत्रु या कल्पद्रुम की रचना किसने की थी? लक्ष्मीधर ने। लक्ष्मीधर किसका मंत्री था? गोविंद चंद्र का मंत्री था। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से ये निकल करके आता है कि गोविंद चंद्र की रानी कुमार देवी, इस कुमार देवी ने एक सारनाथ अभिलेख है जो इसी के नाम से है, कुमार देवी के नाम से सारनाथ अभिलेख। इस सारनाथ अभिलेख में गोविंद चंद्र को हरि का अवतार कहा गया है। ठीक है। गोविंद चंद्र को हरि का अवतार किस अभिलेख में कहा गया है? गोविंद चंद्र की रानी कुमार देवी के सारनाथ अभिलेख में। ठीक है। गोविंद चंद्र के बाद में आता है इसका पुत्र विजय चंद्र। 1155 से 1169 तक इसका शासनकाल माना जाता है, और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसी के समय से, विजय चंद्र के समय से ही गढ़वालों की जो स्थिति थी इसमें गिरावट हमको देखने को मिलती है। एक तरह से हम कह सकते हैं गढ़वालों का यहाँ से पतन हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। अब इस पूरे वंश से, गढ़वाल वंश से सर्वाधिक बार जो प्रश्न पूछे जाते हैं या सर्वाधिक संख्या में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो एक ही शासक से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको आपको ज़्यादा कह सकते हैं फोकस्ड होकर के, इसके जो भी फैक्ट हैं, इसके जो भी चीज़ें हैं, जो भी कंटेंट है, इसको याद रखना है, यानी जयचंद को याद रखना है। सबसे ज़्यादा प्रश्न गढ़वाल वंश से जयचंद से आते हैं। ठीक है। तो जयचंद विजयचंद्र का पुत्र था। 1170 से 1194 तक इसका शासनकाल रहता है। संभवतः यह गढ़वाल वंश का अंतिम शासक था। जयचंद जो था ये गढ़वाल वंश का क्या था? अंतिम शासक था। और प्रश्न इस तरीके से भी यहाँ से आता है कि जयचंद का समकालीन शासक कौन सा था? तो जयचंद का समकालीन शासक था पृथ्वीराज चौहान, जिन्हें हम पृथ्वीराज तृतीय भी कहते हैं। ठीक है। पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान एक ही बात है। तो जयचंद्र की एक पुत्री थी संयोगिता, और हाल ही में एक जो है एक मूवी रिलीज हुई थी, आई होप आप सभी ने देखी होगी, सम्राट पृथ्वीराज। उसमें ये पूरी कहानी जो है दिखाई गई है, पृथ्वीराज, संयोगिता, जयचंद। ठीक है। इसी के इर्द गिर्द बुनी हुई वो कहानी है। तो इसमें हम देखते हैं कि बहुत सारी जगहों पर ये देखने को मिलता है कि जयचंद और पृथ्वीराज चौहान यानी पृथ्वीराज तृतीय जो थे उनके बीच में शत्रुता थी। और एक प्रश्न कई बार ऐसे तरीके से पूछा गया है कि पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की शत्रुता थी, इस चीज का सोर्स कहाँ है, मतलब इस चीज का सोर्स क्या है, ये जानकारी हमको कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये प्राप्त होती है हमको पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ से। ठीक है। और पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? चंदवरदाई ने लिखा है। ठीक है। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? चंदवरदाई ने लिखा है। और चंदवरदाई कौन थे? ये जो पृथ्वीराज चौहान थे उनके दरबारी कवि हुआ करते थे, चंदवरदाई। इसके बाद में एक थोड़ा सा व्यू हम देखते हैं पृथ्वीराज और संयोगिता के बारे में। संयोगिता जो थी आप जानते हैं जयचंद की पुत्री थी, और जयचंद ने क्या किया था? संयोगिता के विवाह के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया, और इस स्वयंवर में सभी राजाओं को आमंत्रित किया गया जो उस टाइम पे थे, उसके आसपास के क्षेत्रों में जो राज्य करते थे, शासन करते थे, सभी राजाओं को निमंत्रित किया गया। लेकिन इस स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान को निमंत्रण नहीं भेजा गया। ठीक है। अब क्या होता है, इसके साथ साथ एक और काम यहाँ जयचंद के द्वारा किया गया कि पृथ्वीराज की मूर्ति बना करके, ठीक है, मतलब बहुत सारे लोगों ने उनको ये सलाह दी कि सभी राजाओं की उपस्थिति के बिना स्वयंवर आप आयोजित नहीं कर सकते हैं। पृथ्वीराज को आपने निमंत्रण नहीं भेजा है तो आप स्वयंवर का आयोजन किस तरीके से कर सकते हैं? तो उसने क्या किया कि जयचंद ने पृथ्वीराज की एक मूर्ति बनवाई, और मूर्ति को मतलब बना करके उसको जो भी कह सकते हैं एंट्री गेट था ना, जहाँ से एंट्री होती थी सभी राजाओं की, उस पर वहाँ पर द्वारपाल के तौर पर उनको एक तरह से कह सकते हैं कि गार्ड के तौर पर उनको वहाँ पर खड़ा कर दिया, उनकी बेइज्जती करने के लिए। एक तरह से उसका यही मतलब कह सकते हैं उसका यही इंटेंशन था। ठीक है। अब संयोगिता के द्वारा क्या किया जाता है कि वो पृथ्वीराज चौहान को मतलब पसंद करती थी, तो उन्होंने क्या किया कि जो मूर्ति थी पृथ्वीराज चौहान की, उन्हीं के गले में जो माला थी वो डाल दी। तो इस हिसाब से क्या होता है कि ये हो जाता है कि मैंने इनको अपना जो है पति मान लिया है, या अपना वर जो भी है मैंने इनको चुन लिया है। ठीक है। तो इसके बाद में क्या किया था, पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता का अपहरण किया था, और अपहरण को आप नेगेटिव इम्पैक्ट में यहाँ पर न लें, क्योंकि उन्होंने जो संयोगिता का अपहरण किया था ना, तो उनकी मर्जी से किया था, उनकी सहमति से किया था। इसमें
इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं माना जाना चाहिए कि उन्होंने ज़बरदस्ती संयोगिता को वहाँ से उठाया था। ठीक है, तो संयोगिता को उनकी सहमति से जो है पृथ्वीराज चौहान ने उनका अपहरण किया था। इससे जयचंद और ज़्यादा चिढ़ गया था और बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि जयचंद ने ही मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज के राज्य पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित कर दिया था। और जब पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध हुआ था, तराइन का युद्ध, उस समय पर जो जयचंद था वो कांस्टेंट रहा था, तटस्थ रहा था, उसने किसी का भी साथ नहीं दिया था। और जयचंद से जुड़ा हुआ बहुत बार ये प्रश्न आया कि चंदावर का युद्ध कब हुआ था या किस किस के बीच में हुआ था, तो ये आपको देखना है। 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच में, और जिसमें जयचंद जो है पराजित हुआ था और इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, यानी मोहम्मद गौरी की सेना का जो नेतृत्व कर रहा था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो मोहम्मद गौरी का दास हुआ करता था, उसने जो है जयचंद की आंख में तीर मार दिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी यहीं पे। एक और प्रश्न आता है कि जयचंद का समकालीन सेन शासक कौन सा था। सेन वंश का शासक जो जयचंद का समकालीन था वो कौन था? लक्ष्मण सेन था। और लक्ष्मण सेन ने काशी और प्रयाग में विजय स्तंभ भी स्थापित किए थे। इतनी सारी जानकारी आपको यहाँ से देखनी है, इसके अलावा यहाँ से प्रश्न नहीं बनता है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है आपका चौहान वंश। ठीक है, अब चौहान वंश को देख लेते हैं। प्रारंभिक इतिहास और चौहान वंश की जो वंशावली है, इसके ज्ञान का जो सोर्स है, यानी इसकी जानकारी का जो सोर्स है, कहाँ से इसकी जानकारी प्राप्त होती है, तो ये जानकारी हमको प्राप्त होती है हर्ष प्रस्तर अभिलेख, जो कि विग्रहराज द्वितीय का अभिलेख है, और बिजौलिया प्रस्तर लेख, जो कि सोमेश्वर का अभिलेख है। ठीक है, इन दोनों अभिलेखों से चौहान वंश के प्रारंभिक इतिहास, उसके शासकों की जो वंशावली है, इसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। चौहान वंश की प्रारंभिक राजधानी हुआ करती थी अहिछत्रपुर। पुराने समय पे इसका नाम था अहिछत्रपुर और वर्तमान समय में इसको नागौर के नाम से जाना जाता है राजस्थान में। तो यह इनकी प्रारंभिक राजधानी थी। ऐसा माना जाता है कि जो चौहान वंश के प्रारंभिक शासक थे, ये कन्नौज के जो प्रतिहार शासक थे, उनके क्या हुआ करते थे? सामंत हुआ करते थे। ठीक है, बहुत से जो मतलब शासक थे वो कन्नौज के प्रतिहार शासकों के, गुर्जर प्रतिहार शासकों के सामंत थे। और जैसे जैसे प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार वंश का पतन हुआ तो जो सामंत थे, ठीक है, उन्होंने धीरे धीरे अपने अपने अलग अलग राज्य स्थापित कर लिए। तो इस तरीके से राजपूतों की कई यहाँ पर जो है शाखाएं देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, अब जो चौहान वंश ये नाम है चौहान, तो ऐसा माना जाता है कि चाहमान नाम का कोई व्यक्ति था, संभवतः इस वंश का पहला व्यक्ति रहा होगा। उसके नाम के आधार पर ही इस वंश का नाम चाहमान जो है रखा गया। ये जो लोग थे ये शाकंभरी देवी के उपासक थे। अगर बात की जाए चौहान वंश की स्थापना के विषय में, तो चौहान वंश की स्थापना जो की थी वो वासुदेव के द्वारा की गई थी। ये इसके संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, इसमें भी मैं आपको बताता चलूँगा कि देखिए मैंने शासकों के नाम सारे लिखे हैं, लेकिन आपको याद जो करना है वो मैं बताता चलूँगा साथ में। जैसे वासुदेव चौहान वंश के संस्थापक थे। अब वासुदेव के बाद में भी कई सारे शासक हुए हैं, जैसे अजय राज प्रथम, विग्रहराज प्रथम, लेकिन इनके बारे में कोई भी ना तो प्रश्न पूछा जाता है और ना ही किताबों में इतना ज़्यादा विस्तार से इनके बारे में दिया होता है। तो ये आपको याद नहीं रखने। मेरा लिखने का जो मोटिव है, मैंने इनको क्यों लिखा है, इसके पीछे रीज़न ये है कि कहीं भी लिंक छूटना नहीं चाहिए, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, बाकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सबसे पहले तो ये याद रखना है कि वासुदेव जो था चौहान वंश का संस्थापक था। वासुदेव के बाद में अजय राज प्रथम, विग्रहराज प्रथम ये शासक हुए थे। इनके बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं और ना ही पूछी जाती है। इसके बाद में आता है आपका वाकपति राज प्रथम। ठीक है, अब यहाँ से एक प्रमुख जो समझने वाली बात है वो ये है कि जब चौहान वंश की स्थापना हुई थी वासुदेव के द्वारा, उस टाइम पर ये स्वतंत्र शासक नहीं थे। मतलब पूर्णतः इसको ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि इनका खुद का कोई साम्राज्य था या खुद का इनका कोई मतलब एक एम्पायर था, ऐसे नहीं बोल सकते हैं। तो वासुदेव के बाद में जैसे अजय राज प्रथम, विग्रहराज प्रथम, इसके बाद में वाकपति राज प्रथम का जो शासनकाल आता है, समय आता है लगभग 10वीं शताब्दी के आसपास का समय। यहाँ पर क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये जो लोग थे ये प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे, तो प्रतिहारों के सामंत के रूप में ही इन्होंने अपने अपने जो है कह सकते हैं ये कह सकते हैं साम्राज्य का जो है प्रारंभ किया था, यहीं से इन्होंने स्टार्टिंग करी थी। लेकिन वाकपति राज प्रथम के समय में 10वीं शताब्दी के आसपास इन्होंने प्रतिहारों से खुद को क्या कर लिया था? स्वतंत्र कर लिया था, क्योंकि एक समय वो भी चल रहा था कि जहां प्रतिहार एक साइड में जो है उनका पतन हो रहा था, और धीरे धीरे इन्होंने अपने आप को फ्री कर लिया। ठीक है, तो इन्होंने अपने एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली। वाकपति राज का पुत्र था सिद्धराज। सिद्धराज के बारे में यह कहा जाता है कि जो चौहान वंश की बात करें, चौहान वंश की अगर राज्य विस्तार की बात करें तो सर्वाधिक राज्य विस्तार जो हुआ था सबसे पहले वो सिद्धराज के समय में हुआ था, और इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी।
अब यहाँ से इस महाराजाधिराज की उपाधि से भी आप यहाँ से सेंस लगा सकते हैं कि जब ये सामंत हुआ करते थे, स्वतंत्र शासक नहीं थे, तो राजा की उपाधि या महाराजाधिराज की उपाधि कैसे धारण कर सकते हैं। तो यहाँ से एक ये सेंस लगाया जा सकता है कि वाकपति राज प्रथम के समय में प्रतिहारों से ये अलग हो गए, अपना स्वतंत्र राज्य बनाया, और उसके बाद में जो नेक्स्ट शासक था वो पूर्णतः स्वतंत्र था, सिद्धराज, और सिद्धराज ने महाराजाधिराज की उपाधि भी धारण की थी। इसके बाद में आता है विग्रहराज द्वितीय। ठीक है, विग्रहराज द्वितीय के बारे में जानकारी हमको क्या क्या याद रखनी है कि इसने चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को पराजित किया था, और इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है यहाँ से कि इसने भृगुकच्छ में आशापुरी देवी मंदिर का निर्माण करवाया था। विग्रहराज द्वितीय के बाद में आते हैं विग्रहराज तृतीय। इसके समय में परमारों के साथ में चौहानों की मित्रता स्थापित हुई थी। पूछा जा सकता है कि परमारों और चौहानों की मित्रता किसके समय में हुई? विग्रहराज तृतीय के समय में। ठीक है, परमार वंश की कन्या थी, या जो भी मतलब परमार वंश की जो भी लड़की थी राजदेवी, इसका विवाह जो है विग्रहराज तृतीय के साथ में हुआ था। इस तरीके से वैवाहिक संबंध समझ लीजिए, मित्रता समझ लिए, तो परमार और चौहानों में विग्रहराज तृतीय के समय से क्या हो जाती है? मित्रता देखी जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट शासक आता है अजयराज द्वितीय। अजयराज द्वितीय इंपॉर्टेंट इसलिए है, इसने अजमेर जो शहर है, अजमेर जो नगर है राजस्थान में, उसको बसाया था, और जिस टाइम पर इसकी स्थापना हुई थी या जिस टाइम पर ये नगर बसाया था, इसका जो पूर्व नाम था वो था अजयमेरू। ठीक है, तो अजयमेरू या अजमेर नगर को बसाने वाला कौन था? अजयराज द्वितीय। इसके बाद में अर्णोराज आता है। इसने क्या किया था? तुर्क आक्रमणकारी, इस समय पर तुर्कों के भी आक्रमण हो रहे थे, तो जो तुर्क आक्रमणकारी थे उनको हरा करके अजमेर में इसने आना सागर झील का निर्माण करवाया। ठीक है, इसके अलावा पुष्कर में वाराह मंदिर का निर्माण कराया, और ऐसा कहा जाता है कि इसी के पुत्र जगदेव ने अर्णोराज की जो है वो हत्या कर दी थी। ठीक है, इसके बाद में इसका दूसरा पुत्र विग्रहराज चतुर्थ, ठीक है, जिसको विशल देव के नाम से भी जाना जाता है, विग्रहराज चतुर्थ, ये शासक बनता है। और पूरे चौहान वंश में सबसे जो कह सकते हैं पावरफुल शासक था, शक्तिशाली शासक था, वो विग्रहराज चतुर्थ था। ठीक है, चौहानों का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चौहानों में सबसे पहले दिल्ली को राजधानी बनाना, या फिर ऐसे कह सकते हैं चौहानों में सबसे पहले दिल्ली पर अधिकार किसने किया था? विग्रहराज चतुर्थ ने किया था। ठीक है, सबसे पहले दिल्ली पर अधिकार किया था। इसने हरिकेल नाटक की रचना की थी। ये भी मतलब जो है उच्च कोटि का विद्वान था, लेखक था। इसको कवि बांधव की उपाधि भी दी जाती है। हरिकेल नाटक की रचना भी की थी। इसके दरबार में सोमदेव जो है वो रहते थे, और इन सोमदेव की रचना है, ये कई बार जो है क्वेश्चन पेपर में पूछी जा चुकी है। ललित विग्रहराज की रचना किसने की थी? सोमदेव ने। ठीक है, अब यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि विग्रहराज चतुर्थ यानी विशल देव ने अजमेर में एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण कराया था। जैसे आप सल्तनत काल में पढ़ेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक के समय में उसने 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया था। तो 2.5 दिन का झोंपड़ा जो मस्जिद के रूप में जाना जाता है वर्तमान समय में, ये पुराने समय में क्या था? ये संस्कृत पाठशाला थी जो विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाई थी अजमेर में। आगे चल करके सल्तनत काल में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इस संस्कृत पाठशाला को 2.5 दिन का झोंपड़ा मस्जिद के रूप में बदल दिया गया था। ठीक है, इसके बाद में आते हैं पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान, जिनको हम कहते हैं। 1177 से 1192 तक इनका शासनकाल रहा। इनके पिता का नाम सोमेश्वर चौहान था, माता इनकी कर्पूर देवी थी। इनको राय पिथौरा और दलपंगुल उपाधि दी जाती है, या इनका उपनाम ये माना जाता है राय पिथौरा। ठीक है, राय पिथौरा वाला क्वेश्चन कई बार आया है। 1178 में पृथ्वीराज तृतीय या पृथ्वीराज चौहान दिल्ली की गद्दी पर बैठे, और 1182 में इन्होंने चंदेल शासक परमर्दी देव को भी हराया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 पृथ्वीराज चौहान के समय में ही हुए। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में, किस किस के बीच में? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें मोहम्मद गौरी को हार का सामना करना पड़ा था। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया था। द्वितीय युद्ध जो था तराइन का 1192 में, इसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था, और कहीं ना कहीं भारतीय इतिहास के दृष्टिकोण से देखें तो इस युद्ध को निर्णायक युद्ध की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि इसी युद्ध के बाद में भारत में मुस्लिम सत्ता स्थापित होने का जो मार्ग था वो खुल गया था। ठीक है, अब पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कैसे हुई, इसमें भी अलग अलग विद्वानों के, अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। मिन्हाज सिराज
उसकी एक पुस्तक है तबकात नासिरी, उसमें उसने लिखा है कि पृथ्वीराज चौहान की जो मृत्यु हुई थी वो युद्ध के मैदान में हुई थी। ठीक है। हसन निजामी ने जो ग्रंथ लिखा है ताजुल मासिर, इसमें इसने बताया है कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु अजमेर में हुई थी। लेकिन चंदवरदाई के द्वारा जो पृथ्वीराज रासो लिखा गया है, पृथ्वीराज की विजयों का वर्णन जो लिखा गया है, पृथ्वीराज के जीवन के बारे में जो लिखा गया है पृथ्वीराज रासो में, तो इसमें यह बताया गया है कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु गजनी में हुई थी। ठीक है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के दरबारी विद्वान कौन थे, तो चंदवरदाई थे, पृथ्वीराज रासो इन्होंने लिखा। इसके अलावा जैनक जिन्होंने पृथ्वीराज विजय लिखा। ठीक है। दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एक पृथ्वीराज रासो है जिसे चंदवरदाई ने लिखा था, एक पृथ्वीराज विजय है जिसको जैनक के द्वारा लिखा गया था। पृथ्वीराज चौहान के बाद में भी और भी शासक हुए चौहान वंश में, लेकिन वो इतने ज़्यादा प्रभावशाली शासक नहीं हुए। जैसे अगर बात करें डायरेक्ट पृथ्वीराज चौहान के बाद में कौन शासक बना था, हरिराज जो इनका भाई था, इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने पराजित कर दिया था और हरिराज ने जो है विक्षिप्त होकर, एक तरह से कह सकते हैं परेशान होकर के, क्योंकि वो पराजित हो गए थे तो वो इस हार को, इस कह सकते हैं अपमान को सह नहीं पाए थे, तो उन्होंने अजमेर दुर्ग में जो है आत्मदाह कर लिया था और 1194 में मुस्लिमों का अजमेर पर अधिकार हो गया था। ठीक है। तो ये हो गए दोनों वंश, एक आपका गढ़वाल वंश और एक आपका चौहान वंश। इन दोनों को हमने इस क्लास में समझा। आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। इसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम आगे के जो भी वंश हैं राजपूत काल के, उनको देखेंगे। अपनी फीडबैक जो भी रहती है, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी आपका रिस्पॉन्स रहता है, उसको देना न भूलें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा, कैसे आपको जो है यह फ़ायदा दे सकता है, किस तरीके से आपके लिए हेल्पफुल रहता है। ठीक है। और इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं एनसीईआरटी की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहा हूँ, बहुत जल्दी ही मैं इसका अनाउंसमेंट कर दूंगा। ज्योग्राफी हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी में बहुत अच्छी तरीके से क्लास 6 to 12 तक की जितनी भी एनसीईआरटीज़ है उसको चैप्टर वाइज कवर करेंगे और बहुत ज़्यादा समय उसमें हम नहीं लेंगे। 2-2 3-3 चैप्टर एक बुक के हम एक दिन में कवर करने वाले हैं। इसके अलावा उसमें चैप्टर तो हम पढ़ेंगे ही, मिल करके पढ़ेंगे। आप ऐसे ना समझें कि कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, ये समझ लीजिए आपका कोई साथी आपके साथ मिल करके तैयारी कर रहा है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं, तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। तो एनसीईआरटी हम स्टार्ट कर रहे हैं, 6 से 12 तक की जितनी भी एनसीईआरटीज़ हैं उनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ज्योग्राफी की एनसीईआरटी हम स्टार्ट करेंगे, 2-2 3-3 चैप्टर पर डे कंप्लीट करेंगे, जिससे कि जल्दी से जल्दी सारी विषयों की एनसीईआरटी जो है वो कंप्लीट की जा सके। इसके अलावा जैसे ही कोई पार्टिकुलर चैप्टर समाप्त हुआ करेगा तो उस चैप्टर के जितने भी की पॉइंट रहे होंगे, जो भी उस चैप्टर के प्रमुख कह सकते हैं फैक्ट्स होंगे, उनको एक अलग तरीके से या उनको क्वेश्चन फॉर्म में बना करके चैप्टर के साथ ही मैं उसको भी कंप्लीट जो है आपके लिए करवाता चलूँगा। ठीक है। तो बने रहिए, जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।